नेशनल सेमिनार के संरक्षक, मुख्य संरक्षक प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, वाइस चांसलर जनार्दन व्यास विश्वविद्यालय, आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब, स्टेट डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर सुशीला सत्तावत, पूर्व हेड अरविंद परिहार जी, और इस वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर भरत देवड़ा जी, और इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज डॉक्टर प्रतिभा सांखला और देवेंद्र कुल्हार, व जनार्दन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के इतिहास विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स। आपने मुझे इस नेशनल वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक प्रश्न टॉपिक का है, टॉपिक का इतना विस्तार है कि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमाओं के अंतर्गत मैं अपनी बात कहूँगा। वैसे मेरे पूर्व वक्ता श्री कामराज कुल्हार जी ने एक अच्छा आंदोलनों का कंपाइलेशन करके एक सूची हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जिससे पता चलता है कि किसान आंदोलन संपूर्ण भारत में किस रूप में था। वैसे किसान प्रतिरोध भारतीय इतिहास में उतना ही पुराना है जितना भारतीय इतिहास, किंतु जब आंदोलन शब्द का प्रयोग होता है तो हमें समझ में आता है कि हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मध्यकाल तक किसान प्रतिरोध के स्वरूप हैं वे भिन्न तरह के होते थे, लेकिन जब संगठित आंदोलनों का युग आरंभ हुआ उसको हम आंदोलन कहते थे। मॉडर्न शब्द ही अपने आप में, अगर हम यूरोप का इतिहास देखेंगे तो ये आधुनिक शब्द है आंदोलन। हम जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन भारतीय इतिहास का इतना बड़ा अध्याय है, इतना आवश्यक अध्याय है, इसके बिना भारत का इतिहास पूरा ही नहीं होता। और खास तौर पर ब्रिटिश पीरियड में देखें तो फ्रीडम मूवमेंट में भी जो भूमिका किसानों ने निभाई वह महत्वपूर्ण रही है। भारत में किसान आंदोलन संगठित रूप में शुरू करने का श्रेय गांधी जी को ही जाता है। उन्होंने 1917 में, 1916 में जो लखनऊ सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार वो कांग्रेस के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और वहीं उनको बिहार के चंपारण के एक किसान कार्यकर्ता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि वे उनके साथ चंपारण चलें और उनके हालात देखें कि किन स्थितियों में वहाँ का किसान जीवन यापन कर रहा है और वह किस तरह से नीलहे साहबों के अत्याचारों का शिकार है, तो इसके मुक्ति का रास्ता हमें आप दिखाएं। तो गांधी जी पहुंचे। तो गांधी जी को जो सूचनाएं किसान आंदोलन के इन एक्टिविस्टों ने दी, उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। गांधी जी ने स्वयं अपना रिसर्च की, लोगों से मिले, अधिकारियों से मिले, किसानों से मिले, और उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु चंपारण के आंदोलन को हम एक सफल किसान आंदोलन कहते हैं, का जो अहिंसक था और सत्याग्रह पर आधारित था। इसी क्रम में गांधी जी ने दूसरा किसान आंदोलन 1918 में गुजरात में खेड़ा का लीड किया, उसमें भी उन्हें सफलता मिली। तो किसान आंदोलन प्रारंभिक तौर पर देखें संगठित रूप से जो है गांधी जी ने आरंभ किया। असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ 1920 में, तो गांधी जी की ये मान्यता थी कि हमारा जो अग्रम दस्ता है, जो हमारे संघर्ष का अग्रम दस्ता है, वो किसान है, वो फ्रंटलाइन वर्कर है, वो फ्रंटलाइन फाइटर्स। तो फ्रंटलाइन फाइटर जो है वो किसान होगा। उनकी यह समझ थी कि किसानों में धैर्य बहुत होता है, और जो अहिंसा का पालन धैर्यवान लोग ही कर सकते हैं, जिनमें धैर्य नहीं होगा वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने जो कारखाना मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको असहयोग आंदोलन से अलग रखा। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो मजदूर है उसके जो मशीन के साथ वो काम करता है, उसकी जो स्पीड है
उसमें क्या है कि धैर्य कम होता है, वो तुरंत रिजल्ट चाहता है और फास्ट होता है। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया। वो बात अलग है कि जब आंदोलन आगे बढ़ा तो श्रमिक लोग भी शामिल हुए, किंतु प्रारंभिक तौर पर गांधी ने उससे इनकार किया, हम इनको नहीं रखते। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा है उस समय एक दो क्षेत्रीय आंदोलन खासतौर पर आते हैं सामने समय। एक तो अवध के किसान आंदोलन है। अवध का इलाका जिसे हम जानते हैं अयोध्या से ही संबंधित है, और इसके नेता थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र मूल रूप से महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। वे ग्वालियर राज्य में पैदा हुए थे और उन्होंने फिजी में जो इंडेंचर लेबर होते थे, जो जो उस पे जाते थे, ठेके पे जाते थे, उस लेबर के रूप में 15 साल काम कर चुके थे। जब वो वहां से लौटे तो उनका परिवार नहीं था, वो अकेले थे, तो अयोध्या में जाकर बस गए और वो साधु। और साधु होने के बाद उन्होंने जब किसानों की दुर्दशा देखी तो वे उनके साथ सम्मिलित हुए और किसानों का नेतृत्व उन्होंने किया। तो खासतौर पर प्रतापगढ़, भदोही, ये जो है रायबरेली, फैजाबाद, ये तमाम जो जगह हैं, यहाँ के जो भूस्वामी थे जिनको अनेक तो राजा का खिताब प्राप्त था, वो आज भी राजा कहलाते हैं, काफी ताल्लुकेदार थे, काफी जमींदार थे। तो जो पूरा लैंडलॉर्ड क्लास है वो बहुत पावरफुल था और किसान जो है वो उनकी दया पर निर्भर था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये किसान आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया और उन्होंने रामचरितमानस से वे चौपाइयां जो न्याय के लिए हैं, संघर्ष के लिए, जैसे उन्होंने सबसे ज्यादा बहुप्रचार उनकी चौपाई होती थी, जा सुराज में प्रजा दुखारी, सुंदर अवश्य नरक अधिकारी, मतलब अनेक तरह के उन्होंने अपने तरीके अपनाए। इसमें खास तौर पर रामचरितमानस से किसी चौपाइयां उठा करके लोगों को संगठित किया। उनका आंदोलन काफी लोकप्रिय रहा और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 से लेकर 1930 तक जो है वहां का किसान संगठित होकर के अपनी बात आगे रखता रहा। उसके बाद एक दूसरी एक शख्सियत का और नाम आता है, वे है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती मूल रूप से पैदा हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, और गाजीपुर के किसी गांव में वो बिहार ब्राह्मण थे और उनका कार्यक्षेत्र बिहार रहा। और बिहार में उन्होंने किसान आंदोलन संगठित किया और 1925-26 से वे वहां सक्रिय होते हैं। और 1936 में जब कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन था उसमें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती हुए। सहजानंद भी गृह त्यागी थे, वे भी एक तरह के सन्यासी ही थे और वे मूर्ति पूजा या जो दूसरे आडंबर हैं, पाखंड हैं, उन सबसे वो का विरोध करते थे और वे आर्य समाज के सिद्धांतों से, आर्य समाज से प्रभावित थे और उनके सोच में आर्य समाज गहरे बैठा था। तो ये कुछ निर्णायक आंदोलन उस समय के हैं। फिर गांधी जी के नेतृत्व में 1928 में बारडोली का किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और वह भी एक सफल आंदोलन रहा। इसके जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनती है, उसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न रीजन्स में जो आंदोलन हो रहे हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करके, उनको एक साथ जो है कोऑर्डिनेट करके हम आंदोलन इसको बनाएं। एक बीच में एक फेज और आया जब पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी नाम की दल अस्तित्व में आए। पहले पंजाब में सबसे पहले कीर्ति किसान दल, तो इधर महाराष्ट्र में कामगार खेतगार पार्टी, उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर पार्टी। ये जो है 1925-26 में जगह जगह बनती हैं और 1928 में ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी अस्तित्व में आई। 1928 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उस अधिवेशन में जो किसान मजदूर के समर्थक थे उन्होंने इसलिए आवाज उठाई कि कांग्रेस इनके कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम में पार्ट नहीं बना रही थी, पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम, और उसके लिए इनकी जद्दोजहद थी। दूसरा सवाल ये था कि 1928 तक कांग्रेस का उद्देश्य जो है डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना ही था कि अंग्रेजी ताज के अंतर्गत हमको एक
स्वायत्तता प्राप्त देश मिल जाए। किंतु ये जो किसान मजदूर समर्थक थे, वे कहते थे हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाने में इस किसान मजदूर पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य बनाया, इसके लिए प्रस्ताव पास किया। तो इस तरह से किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। अब मैं जो थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा था उस समय। ना तो राजस्थान में पीजेड वर्कर्स पार्टी बनी, ना वो किसी ऐसा कोई विशेष संगठन बना पाए और ऑल इंडिया किसान सभा से उनको जुड़ाव नहीं हो सका। कारण ये था कि राजस्थान पूरे देश में एक ऐसा एक्सेप्शन था, ऐसा अपवाद था कि यहाँ संपूर्ण भूभाग देशी रियासतों के शासन के अंतर्गत था और देशी रियासतों में न केवल किसान बल्कि किसी भी को भी संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, या प्रेस स्थापित हो नहीं सकती थी, अखबार छप नहीं सकते थे। तो इन सब चीजों से वंचित था हमारा राजस्थान। यदि कहीं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज थी तो वो केवल अजमेर मेरवाड़ा का एक क्षेत्र था जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत डायरेक्ट था। वहां पर राजनीतिक गतिविधियां होती थी और कई बार देशी रियासतों के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वे अपने आंदोलन या अपनी सभाएं रखने कार्यक्रम अजमेर, ब्यावर या पुष्कर जाकर के करते थे, क्योंकि वहां पर रोक नहीं थी सार्वजनिक कार्य करने की। तो राजस्थान की हालत बड़ी गंभीर थी और यहाँ जो किसान आंदोलन आरंभ होते सब जानते इस बात को भी। जैसा आप लोग पढ़े होंगे, मेरी एक पुस्तक है, पुस्तकें कई लिखी है मैंने, लेकिन एक मेरी पुस्तक राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन, ये किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है और इसके 9 संस्करण अब तक आ चुके हैं। ये काफी पढ़ी गई है, मुझे खुशी है इस बात की और मैं इसका समय समय पर संशोधन भी करता हूँ। उसके पहले मेरी अंग्रेजी में किताब आई थी प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, और मैंने सबसे पहले अभी बात चल रही है कि शेखावाटी के जो ताराचंद जी थे किसान नेता, मैं शेखावाटी में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले शेखावाटी किसान आंदोलन पे मैंने ही एक पुस्तक लिखी, किताब का शीर्षक है सामंतवाद एवं किसान संघर्ष। और सामंतवाद और किसान संघर्ष किताब का लोगों को पता ही नहीं चला। खुद शेखावाटी के जो एक्टिविस्ट हैं अधिकांश ने उस किताब को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो पता नहीं किन कारणों से किताब गुमनामी में चली गई। मैंने तो कोई उसका ज्यादा प्रचार भी नहीं किया। तो उसको मैंने बहुत विस्तार से पूरी जो किताब है अपने आप में शेखावाटी, लेकिन मैं टाइटल उसको शेखावाटी किसान आंदोलन ना दे करके सामंतवाद और किसान संघर्ष टाइटल दिया, जो ऐसा टाइटल था जिसमें मैंने फ्यूडलिज्म को भी डिफाइन किया है कि किस तरह से वो रहा। तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि राजस्थान में भी किसान आंदोलन तो इतने पुराने हैं जितने ब्रिटिश इंडिया में है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के तो मतलब ये तो आप जानते हैं, भारत 2 भारत निवास करते थे अंग्रेजी राज में, एक रियासती भारत और एक ब्रिटिश भारत। अंग्रेजों के यहाँ संस्थाओं का विकास हुआ क्योंकि वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री से आए थे। वो जो डेमोक्रेसी के मूल्य लेके आए थे उनको यहाँ भी उन्होंने रिस्ट्रिक्टेडली मतलब सीमित करके उस पर प्रतिबंध लगा के यहाँ भी उन्होंने आरंभ किया। तो आप ये देखिए कि ये सुविधा राजस्थान के लोगों को प्राप्त नहीं थी। तो यहाँ के लोगों को तो जो मध्यकालीन तरीका था, जैसे कि गांव छोड़ के भाग गए, बहुत प्रसिद्ध घटनाएं सब लोग जानते हैं कि जैसलमेर में जो सालेम सिंह का शासन था, सालेम सिंह वो थे प्रधान, वो दीवान थे, उन्होंने जो टैक्स लगाया एक ही रात में लगभग पालीवाल ब्राह्मणों की जो खेती करते थे 56 गांव रातों रात वीरान हो गए। तो एक तरीका ये था कि लोग को अगर लगे कि यहाँ का शासक या जागीरदार अत्याचारी है तो वे उस जगह को उजाड़ करके दूसरी जगह जाकर के अपने रोजी रोटी के साधन खोजते थे। ये तरीके हम बिजौलिया आंदोलन में देखते हैं। जब बिजौलिया के किसानों ने भी एक बार तय किया कि हम खेती नहीं करेंगे और हम पास में ग्वालियर राज्य के या दूसरे इलाकों में जाकर के खेती कर लेंगे, तो ऐसा भी किया। उन्होंने कहा जब हम खेती नहीं करेंगे टैक्स कहाँ से वसूल करेंगे। तो ये जो जिसको हम कहें कि जिस तरह एक जगह मतलब आप छोड़ गए जगह को, इस तरीका था। तो यहाँ भी तरीके कुछ और भी तरीके थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ कि कुछ ऐसा नेतृत्व प्राप्त हो गया बिजौलिया को कुछ समय पश्चात कि जब
विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में वो किसान आंदोलन का संगठन हुआ, माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ, तो उसने एक अच्छा रूप धारण कर लिया, उसको बड़ी सफलता मिली। 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समय बिजौलिया का आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया और बिजौलिया आंदोलन के बारे में अंग्रेजों की रिपोर्ट साफ तौर पर आज भी आर्काइव में उपलब्ध है। उन्होंने लिखा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बेसिकली तो एंटी महाराणा है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये एंटी ब्रिटिश भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो किसान हैं इनके ऊपर रूस की वॉल्शेविक क्रांति 1917 की क्रांति का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वे आपस में कॉमन जो आपस में संबोधन है वो कॉमरेड जैसे शब्दों से कर रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, उस समय भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु की कविता थी बड़ी प्रसिद्ध कि मान मान मेवाड़ी पुकारे रे राणा मान रे, दूसरी लाइन थी उसकी, रूस जार को पतो ना लाग्यो सुन राणा फतमाल रे राणा जाग रे। तो आप देखिए इतना वो रेडिकल मूवमेंट जो है बिजौलिया का खड़ा हुआ। और अब बिजौलिया का जो आंदोलन है इसका विस्तार फिर बूंदी की तरफ, जो बूंदी का बरड़ का एरिया है, बरड़ की ओर ये प्रवेश कर गया। तो आप देखो उस समय जो किसानों ने ये जो बहुत बड़ा आंदोलन था, मतलब ये नहीं बेगू में चला गया ये आंदोलन, और इसके साथ ही साथ वहीं मेवाड़ के ही चित्तौड़ के पास जो मातृकुंडिया है उस इलाके में भी किसानों में खालसा क्षेत्र में भी फैला। समय कम है, अधिक बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि खालसा के बारे में आपको पता होगा कि जो यहाँ पे रियासती शासन था, तो रियासती शासन में क्या था कि प्रत्येक रियासत भी अपने आप में प्रशासनिक दृष्टि से कहें या रेवेन्यू की दृष्टि से दो भागों में होती थी। एक को बोलते थे हम खालसा, खालसा वो होती थी जो राजा के सीधे नियंत्रण में आती थी, और दूसरी होती थी जागीर, से गैर खालसा कहते हैं या ठिकाना कहते हैं। तो जागीर जो थे वे जागीरदार अलग थे। और ज्यादातर जो किसान आंदोलन पैदा हुए कारण क्या है कि जो जागीर जगह जहाँ थी वहां पे ये था कि जागीरदार पहला शासक, फिर प्रिंसली स्टेट दूसरा शासक, और फिर अंग्रेज तीसरा शासक। तो शासन की तिहरी परतें जागीर क्षेत्रों में थी। तो किसानों के ऊपर इतना बोझ लैंड रेवेन्यू का और जो लाग वाग होती थी इनका होता था। असल में क्या हुआ कि जागीरदारी सिस्टम में बड़ी स्वस्थ परंपरा थी, और जागीरदार अपने कर्तव्य का वो मतलब राजा के प्रति भी जिम्मेदार थे, उसको सैनिक सेवाएं उपलब्ध कराते थे, साथ ही साथ वे जनता का भी ख्याल रखते थे। किंतु जब अंग्रेजी शासन आया तो उनका जो रोल था राजा के साथ, जो मिलिट्री सिस्टम से जुड़े हुए थे, तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो है राज्यों के अंग्रेजों के हाथ में चले गए, सेना का मामला खत्म हो गया। तो जागीरदार दोज हु वर बेसिकली वार लॉर्ड्स, मतलब वो या तो प्रशासनिक अधिकारी थे या युद्ध के मुखिया थे, वो लैंड लॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। उनके पास केवल लैंड का काम रह गया, और उनकी जो सैनिक सेवा वो राज्य को देते थे उस सैनिक सेवा को नकदी में कन्वर्ट कर दिया गया, नकदी में आकलन कर दिया गया। तो जो राजस्व का भार है वो जागीरदार पे बढ़ा, तो जागीरदार तो किसान से वसूल करेगा, तो उसका भार किसान पर भी बढ़ा। तो ये जो हम देखते हैं कि जो जागीर क्षेत्र है खासतौर पर शेखावाटी, शेखावाटी में शुरुआत तो मॉडेस्टली चिरावा सेवा समिति से हुई थी। चिरावा सेवा समिति बेसिकली मारवाड़ी ट्रेडर्स का ऑर्गेनाइजेशन था, जो किसानों के साथ अपने संबंध कायम कर रहे थे। किसानों को अकाल या महामारी आदि इस बुरे वक्त में वो मदद करने का काम करते थे, और उन्होंने छोटा मोटा असहयोग आंदोलन शुरू किया। वहां से हम देखते हैं कि जो वहाँ का ट्रेडर वर्ग है, वो जो व्यापारी वर्ग है, वह व्यापारी वर्ग किसानों के साथ अलायंस करता है और किसानों को शिक्षा के लिए हर क्षेत्र में वो मदद करता है। तो उस संगठन के बारे में लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है। वहाँ पे देखिए एक चीज और थी कि ये जो शेखावाटी किसान आंदोलन है ये बहुत संगठित रूप में 1925 के बाद होता है। 1925 में जब पुष्कर में जाट महासभा का एक सम्मेलन होता है, जहाँ पे भरतपुर के महाराजा किशन सिंह के अध्यक्षता में वो आयोजन हुआ। वहीं से प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़े। उसके बाद ये सीकर का महायज्ञ हुआ चौधरी छोटू राम जी के नेतृत्व में, की अध्यक्षता में, उससे और आंदोलन बढ़ा। तो ये जो है संगठन जगह जगह में सीकर का आंदोलन वैसे अलग है, अलग संगठन भी है सीकर का, लेकिन वो मोटे तौर पर एक ही है। और जो ये डूंडलोद, बिसाऊ, नवलगढ़, ये जो इलाके के जो
सिंघाड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ का जो संगठन था उनका जाट किसान पंचायत एक संगठन था। और जाट किसान पंचायत के सेक्रेटरी लंबे समय तक ताड़केश्वर शर्मा रहे, जो पचेरी के निवासी थे, और वे रेगुलर रूप से पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। वहाँ फिर किसानों को जो मैंने देखा, अभी आपको कविता सुनाई कि किस तरह से ये मेवाड़ इलाके में कविता हुई, गीत लिखे गए, उसी की तरह हम ये देखते हैं कि जो हड़ौती क्षेत्र है वहाँ भी मान मान कोटा पतिहाड़ा प्रजा दुखारी रे, राजा मान रे, इस तरह की बातें लिखी गई। या उन्होंने लिखा कि परसा था कहां दाता छे तू ला गया धमकावा ने, जो थे मासूम बैर करोगा मले ने टुकड़ा खावा ने, पहले भी समझाया था समझे नहीं समझावा ने, अब सत्याग्रह के सामने लागे नाड़ झुकावन ने, अकड़िया छा मूछा खींची थी माने यार मिटावा ने, अब सत्याग्रह के सामने लागया नाड़ झुकावा ने। आप देखिए कि इधर शेखावाटी की एक पंचायत एक पर्चा था, उस पर्चे में एक बहुत विशाल पर्चा किसी ने लिखा, उसका वितरण हुआ। उसमें एक शेर था, उसका शुरुआत थी सलामत कब है गुलशन जब कमीना बागवा होगा, सलामत कब है गुलशन जब कमीना बागवा होगा, चली ऐसी हवा कुछ दिन फिर दौरे खिजा होगा, न हरगिज उस रियासत की तरक्की का समा होगा, उजाड़े खुद ही मालीगर तो गुलशन कब हरा होगा। तो आप देखिए इस तरह के जो प्रेरणादायी गीत और कविताएं इनके माध्यम से शेखावाटी में भी चला। फिर शेखावाटी के और नजदीक स्थित होने के कारण नागौर क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव किसान आंदोलन का रहा। और जोधपुर स्टेट में जनारायण व्यास जी अग्रणी थे। उन्होंने सबसे पहले मुरधर मित्र हितकारिणी सभा बनाई, उन्होंने मारवाड़ लोक प्रसिद्ध बनाई, और उनके कार्यक्रमों में मुख्य रूप से किसानों के जो उत्थान की बात थी, और किसानों ही उनके आंदोलन के आधार थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी सुन सुन के नाम से, और वो 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ। मारवाड़ी में वो कविता थी, अन्न घणों उपजावे गुण पेट नहीं भर पावे गुण, सबने सुख पहुंचावे गुण फिर नागौर है जावे गुण, उनकर सारी बाता उनकर सारी बाता। ये उनकी कविता। एक उनकी और इसी से जुड़ी हुई कविता थी कि भूखे की सूखी हड्डी से वज्र बनेगा महाभयंकर, किसी दधीच को ईर्ष्या होगी नेत्र नया खोलेंगे शंकर, कल ही तुझ पर गाज गिरेगी तेरा सभी समाज गिरेगा, नहीं रहेगी सत्ता तेरी बस्ती तो आबाद रहेगी, लेकिन उस पर कायम तेरे जुल्मों की याद रहेगी। तो इस तरह के जो अभी जो ये उस समय का जो थॉट है, मतलब आंदोलन के पीछे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग समझ है, वो समझ साफ तौर पर दिखाई देती है। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे चाहे ब्रिटिश इंडिया में हो चाहे प्रिंसली स्टेट्स में हो, मुद्दे मोर और लेस कॉमन थे। लैंड राइट्स की सम्मान कर रहे थे, क्योंकि किसानों को जागीर क्षेत्र में ऑक्यूपेंसी राइट्स में उनको कभी भी उनके खेतों से बेदखल किया जा सकता था, उनको कभी बदला जा सकता था। वो पूरी तरह वो जागीरदार या जमींदार जो भी लैंडलॉर्ड थे उसकी दया पर निर्भर थे। यही स्थिति ब्रिटिश इंडिया के अधिकांश इलाकों में थी। जो जमींदारी इलाके थे, तालुकेदारी वाले इलाके थे, या जो केवल रहतवाड़ी क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसानों को अधिकार दिए गए थे। और ये जो राजस्थान की हम बात करते हैं, तो यहाँ खालसा क्षेत्रों में कहीं कहीं वो जो विश्वादारी या बापीदारी सिस्टम था, जिसमें लोगों को परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स होते थे, लेकिन वो प्रिविलेज्ड किसान था, वो साक्षात्कार प्राप्त किसान था, वो अपर क्लास का था, अपर कास्ट का था, वो स्वयं खेती नहीं करता था, बल्कि वो खेती करवाता था। तो इस तरह से क्या है कि ये राजस्थान की जो मांग थी और जगह की मांग थी, 2 ही मांगे प्रमुख थी। एक तो लैंड टू द टिलर्स, जमीन जो जोता की जमीन हो, जो जोतता है वो जमीन का स्वामी बने। और सबसे बड़ा नारा यही था कि जोता को जमीन दीजिए। और दूसरा ये है कि जो राजस्व है, भू राजस्व, इसको कम से कम किया जाए। तो आप ये देखें कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए आजादी के बाद, उन लैंड रिफॉर्म्स में प्रारंभिक तौर पर बिचौलियों को हटाने की बात, और बिचौलिए जो थे, जो राज्य जो भी सत्ता रही, जो राज्य
और किसान के मध्य में जो थे बिचौलिए, वे सबसे ज्यादा दिक्कत करते थे। मैं यहाँ समय हो रहा है लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे शेखावाटी के किसान आंदोलन वाली किताब में मैंने लिखा है बड़े विस्तार से, जो हम एक कम्युनिस्ट कंसेप्शन हमारे यहाँ दिमाग में आ जाता है, चौधरी, हर जाट चौधरी नहीं होता। चौधरी वो लोग थे जो जो जागीरदार के अपॉइंटेड ऑफिशियल हुआ करते थे और लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने में चौधरियों की भूमिका सबसे हुआ करती थी। लेकिन जब ये मूवमेंट शेखावाटी में चलने लगता है तो वो जो पोलराइजेशन है वो कास्ट बेसिस पे ऐसा होता है, जो हुजूरी चौधरी थे तो आगे खड़े रहते थे, जागीरदार के चौधरी जो लैंड रेवेन्यू का आकलन किया करते थे, वसूली किया करते थे, वो जो है धीरे धीरे अपना पक्ष बदलने लग गए, वो किसानों की तरफ आने लगे। इसी प्रकार से मैं आपको एक जो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि अभी वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन को भी सबोटाज करने के लिए कई ऐसे संगठन खड़े हुए, क्योंकि जो वर्तमान का किसान आंदोलन है ये 40 संगठनों का यूनियन है, उसके अगेंस्ट कुछ ग्रुप बन करके सीधे पहुंच के कि हम हमारे भी संगठन है, उन्होंने रातों रात कागजी संगठन बना लिए और उन्होंने कहा जी ये तो कानून बहुत अच्छे आ गए और किसान की देश में पूरा काया पलट हो जाएगी, किसान का जीवन ही बदल जाएगा और बहुत बड़ी क्रांति आने वाली। ऐसा नहीं है कि ये सबोटाज करने वाले एलिमेंट्स वहीं थे, ये सबोटाज यहाँ भी हुए हैं। मेरे को एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिला शेखावाटी के बारे में, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, एक झुंझुनू के पास एक गांव का था, वो नेतागिरी करता था और उसने एक शेखावाटी सुधार संघ के नाम से पुलिस आईजी थे जयपुर के एफ एस यंग के कहने पर संगठन आरंभ किया, शेखावाटी सुधार संघ। और शेखावाटी सुधार संघ का पीछे उद्देश्य की था कि किसान आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए। आप ये देखिए कि जैसे जोधपुर में भी जो ओरिजिनली जब जयनारायण व्यास का आंदोलन चल रहा है तो इसके अगेंस्ट किसान सभा बनी, मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा के प्रमोटर थे वो राज्य के बड़े अधिकारी थे और उसके पीछे उनका कहना ये था कि ठीक है जयनारायण व्यास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक तो क्या है कि इससे जो लोग प्रसिद्ध है इसमें अपर कास्ट के लोग हैं, इसमें बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, सीधी बात है। और दूसरा इसमें शहरी तत्व है तो वो किसान के बारे में समझते ही नहीं। लेकिन जब वो खड़े हुए तो उन्होंने अपना आंदोलन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाए। अंत में लोक प्रसिद्ध और किसान सभा जब मिलकर के आंदोलन करते हैं तभी वो इफेक्टिव हो, तभी वो उनको परिणाम सामने आते हैं, तभी वो लाग बागों से मुक्ति मिलती है, तभी वो आगे लैंड रिफॉर्म्स का जिसमें बिचौलियों की समाप्ति और भूमि के अधिकारों का रास्ता खुलता है। तो ये जो सारा कार्यक्रम चला तो ये रहा। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वर्तमान आंदोलन पर, वर्तमान आंदोलन अभी जो 3 किसान कानूनों के खिलाफ आरंभ हुआ है, ये आंदोलन जो किसान है, क्योंकि आजादी के पहले और आजादी के बाद के मुद्दों में फर्क आ गया। आजादी के पहले का मेन मुद्दा लैंड रेवेन्यू कम करना, जो आजादी के बाद लैंड रेवेन्यू लगभग नॉमिनल हो गया और जो सीमांत किसान हैं उनको तो राजस्व से मुक्ति ही प्रदान कर दी गई। जो धनी किसान है वो भी बहुत नॉमिनल एक सिंबॉलिक देता है, कोई टैक्स इतना भारी नहीं है। अब जो इश्यू आ गए खाद, बीज, डीजल, केमिकल्स, इन सब की जो दामों में बेहताशा वृद्धि होती है और जो कृषि उपज है उसकी जो है पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। असली जो पीड़ा है इस समय जो किसान की, वो चाहता है कि उसकी मेहनत का पूरा फल उसे मिले और उसकी जो उपज है उस उपज में जो लागत लगी है और खुद का जो श्रम लगा है उसको भी हम मार्केट रेट पे मजदूरी को ऐड करने के बाद कम से कम 50% लाभ की स्थिति हो कि हम जो है 100 रुपये खर्च करें तो 150 रुपये हमको प्राप्त हो तो पूर्ति हो सकती है। और किसान को ना तो कुछ मंथली मिलता है, उसकी फसल पे मिलता है। फसल भी 2 होती है कहने को, लेकिन मेजर फसल एक ही होती है, बाकी तो छोटी मोटी को चारा हो गया, थोड़ा अनाज हो गया, वरना जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिससे वो पैसा अर्न करता है वे 1-2 फसल ही होती हैं। और उनको अगर उसका उचित दाम नहीं मिले तो ये बात आई कि राज्य की ओर से एक सिक्योर्ड, मतलब जैसे या तो मार्केट के साथ अटैच कर दो खेती को, कि मार्केट में जिस तरह से सूचकांक बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो कृषि उत्पादों का भी भाव स्वाभाविक तौर पर बढ़ता रहेगा। तो किसान को एक तरफ डाल दिया गया है, जबकि किसान इस देश में मेजोरिटी रखता है और जब तक ये किसान मेजोरिटी में है वो संघर्ष तो करेगा और संघर्ष में वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप कितने भी उन पर लांछन भी लगा लें किसी तरीके उनको आरोपित कर दें,
तो झूठे सच से आरोपित करने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो आज 6 महीने हो गए, उस 6 महीने में जो लोग वहाँ बैठे हैं, वो कोई सिरफिरे लोग तो नहीं है। और जो लोग कहते हैं ये विदेशी फंडिंग, ये वो, ये जो दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार जो है, जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, वो उनको उसका अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। अगर ऐसा रहा होता तो अब तक इन किसानों को यहाँ से बाइंड अप करके भेज दिया गया होता। उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। तो जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, ये जो आंदोलन है, ये एक दिशा बदलेगा यहाँ के किसान की। जिस तरह से पहले भी जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों में जो शामिल नहीं होते थे या विरोधी थे, वो हंसते थे कि बेवकूफ हैं, आप जागीरदार को खत्म कर सकते हो क्या? एक दिन वो आया जब जागीरदार खत्म हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ, बिचौलिया खत्म हुआ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की फैसिलिटी बढ़ी, वो उसकी सुविधाएं बढ़ी। लेकिन वहाँ जिस तरह से मंडी में कमीशन एजेंट्स ने, आड़तियों ने जिस तरह से शोषण करना शुरू किया, उसके खिलाफ भी व्यवस्थाएं हुई। उसमें मंडी रिफॉर्म्स हुए, मंडी समितियां बनी, मंडी समितियां जो है किसानों की इलेक्टेड बॉडी हो गई, उसकी उस पर निगरानी रहने लगी। लेकिन जो जो आप पर तो चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, नई चुनौतियां आती हैं। अब जो चाहिए था किसान को, वो तो ये चाह रहा था कि भाई उसके जितने भी उत्पाद हैं, न केवल गेहूं या जो सरकारी खरीद की जाती है, बल्कि सभी जो उत्पाद हैं उनका फिक्स्ड प्राइस कर दिया जाए। उसका जो सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एमएसपी कह रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या इंक्लूड करना है, उसमें उसकी लागत और जो है मार्जिनल लाभ, उसको इकट्ठा, उसको अगर जोड़ करके भाव तय कर दिए जाए, तो उसमें ये हो जाए भाई ये तो भाव रहेगा ही, और ऊंचा भाव कितना भी दिया जा सकता है। लेकिन जो एक मिनिमम वाला हो, उससे कम पर खरीदारी कोई करता है, उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए, तो किसान को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जो अभी भी जो आवश्यकता है, क्योंकि किसान के सुधार, आप जाइए गाँव में अंतर तो आ गया कि वो बैल की जगह अब ट्रैक्टर काम में ले रहा है, वो कुएं से चड़स नहीं खींचता, अब वो जो है मोटर पंप, वाटर पंप लगाता है। तो मशीनीकरण और ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कर्जदारी पहले जैसी ही है, बैंकों से ये तमाम है। तो अब ये समय मेरा हुआ, क्योंकि कार्यक्रम आपका आगे भी चलना है, तो मैं आयोजकों को इस हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।